गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। सत्याग्रह वाज द मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन का नाम ही सत्याग्रह है, वो सत्याग्रह ही करते थे। ठीक है, सत्याग्रह एक आइडियोलॉजी है जो स्पेशली गांधी जी की है। ठीक है, अब वो क्या है उस पर चर्चा कर ली जाएगी कभी। कहां से नोट कीजिए, स्थान पवनार आश्रम से दिल्ली, फ्रॉम पवनार आश्रम या होम टू दिल्ली। प्रथम सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही भी लिख सकते हो, या फर्स्ट पर्सन ऑफ सत्याग्रह वाज आचार्य विनोबा भावे। विनोबा, द्वितीय दूसरे कौन है? प्रथम आचार्य विनोबा भावे हैं। दूसरे सेकंड जवाहरलाल नेहरू। तृतीय यानी थर्ड है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, PRAMHAD। ठीक है, टाइम कितना लगा? कुल समय टोटल टाइम 15 महीने। उद्देश्य एम टू प्रोटेस्ट द अगस्त प्रपोजल, टू प्रोटेस्ट द अगस्त प्रपोजल एंड to show himself separate, to show himself separate from war। अपने आप को युद्ध से अलग दिखाने के लिए कि हम युद्ध में जुड़े नहीं हैं। अंग्रेजों को बताना है ना कि हम आपका कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका प्रपोजल हमें स्वीकार्य है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव पर ये रिएक्शन है कांग्रेस या गांधी जी, जो भी पर्सनालिटी सामने है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव, प्रपोजल। फिर अगला ऑफर है अंग्रेजों का, भाई ये नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं, क्रिप्स ले लो। तो अब नेक्स्ट है क्रिप्स। प्रपोजल मार्च 1942, 1942। क्रिप्स प्रपोजल कब का है? मार्च 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की ताकत लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, और लगभग पूरा विश्व, एक समूह जो इधर था वो एक टेंशन में था कि अब क्या होगा। ठीक है, तो इसी को नोट कर लेना कारण के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार ताकत बढ़ रही थी। द पावर ऑफ जापान was continuously increasing। The world community was very in tension, चिंतित था, टेंशन में था। So अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज लाइक सच, ऐसे जैसे जो इसके समूह में हो, started to give the pressure on PM चर्चिल, किस लिए? ऑन PM चर्चिल टू मेक इंडिपेंडेंट टू इंडिया, भारत को स्वतंत्र
करने के लिए इन लोगों ने इन देशों चर्चिल पर दबाव डालना शुरू किया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक है, और कौन है, अमेरिका, लगभग जो उपनिवेश थे इनके बड़े और इनसे स्वतंत्र होने वाले देश थे। ठीक है, एक समूह में कार्य कर रहे थे। इन लोगों का दबाव पीएम चर्चिल कहाँ के हैं प्रधानमंत्री? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डालना शुरू किया कि भारत को स्वतंत्र करें या वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करें जिससे भारत स्वतंत्र, क्योंकि भारत को पक्ष में लेना बहुत जरूरी था इस वर्ल्ड वार में। ठीक है, तो ये दबाव आया। तो 11 मार्च ये जो क्रिप्स प्रस्ताव आया है, एक्चुअली ये एक प्रोसीजर है लोगों को सेटिस्फाई करने का, जिन लोगों ने प्रेशर दिया भारत को भी सेटिस्फाई करने का और इंग्लैंड को समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक लालच कह सकते हो एक प्रकार का। ठीक है, इनको दिया गया इंडियंस को कि भाई इस माध्यम से हम आपको स्वतंत्रता प्रोवाइड कर रहे हैं या उस रास्ते को अपना रहे हैं, वो प्रोसीड करने जा रहे हैं, ये क्रिप्स जो प्रपोजल है इसको आप अडॉप्ट करो। ठीक है, तो क्योंकि भारत को सपोर्ट करने के लिए जो है ये जरूरी था। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिप्स प्रस्ताव आया। तो इसमें जो भी प्रोविजंस होंगे किस फॉर्मेट में होंगे, वो भारत के फ्रीडम के फॉर्मेट में होंगे। अब फ्रीडम कैसा है ये आपको कुछ पॉइंट्स में नोट कर लेना है। नेचर ऑफ द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू या अंडर द क्रिप्स प्रस्ताव, ये आपको देखना है। तो क्या किया, चर्चिल पर दबाव डालना शुरू किया। चर्चिल ने 11 मार्च को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 30 मार्च को इसने अपनी योजना प्रस्तुत की। क्या कहा इसने? नंबर 1, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा युद्ध के बाद दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा है, युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, देयर वाज गिवन द राइट टू ऑर्गेनाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर द वार। हाँ, तो यही दो है, जो कुछ भी होगा युद्ध के बाद होगा, ऐसा वादा है किसका? अंग्रेजों का। फिलहाल कांग्रेस की कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स, रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक का, जबकि नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू आ गए अब, जबकि नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक का, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ डूबता हुआ बैंक, मतलब क्या कहते हैं सर डूबते हुए को है ना, बैंकरप्ट नहीं होता यार, बैंकरप्ट होता है दिवालिया। हाँ, दिवालिया, बैंकरप्ट, बैंक CUR, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट बैंक। ठीक है, तो डूबते हुए बैंक का, दिवालिया होते हुए बैंक का चेक कहा नेहरू ने, और गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, PDC। ये दोनों में डिफरेंस है, चीजें वही हैं, एक ने थोड़ा बढ़ के कह दिया। कहने का मतलब यह है, इससे क्या अर्थ निकलता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कमेंट? इसका क्या मतलब, क्या समझे आप बताओ? प्रियंका आप बताओ। इससे जैसे नेहरू को उठा लो, आप गांधी को उठाओ, दोनों का एक ही मतलब है लगभग। एक ने थोड़ा फोर्सली कह दिया है कि नहीं एकदम यही है, बट ये लोग क्रिप्स पर इनकी मेंटालिटी क्या क्रिएट हुई, इससे क्या आप अंदाजा लगाते हैं? तो समझ में
मैंने पूछे इसीलिए, बाकी हमारा कोई पोस्ट डेटेड मतलब कि जैसे 10 दिन बाद का हमारा जो है देना हो, तो आप मैं कह जैसे 10 दिन बाद आके ले लीजिएगा, तो आपको बिलीफ नहीं, पता नहीं 10 दिन बाद हम क्या करें, तो बोले एक चेक ले लो अगले 10 दिन बाद का, तो पता लगा 10 दिन बाद का हम आपको एक चेक दे रहे हैं। 10 दिन बाद जाके हमसे मांगना नहीं, बैंक से निकाल लेना, दिस इज द चेक, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक में प्रॉब्लम क्या है, एक विश्वास तो होता है कि आप फिर क्या कहते हैं लीगल प्रोसेस में तो आप दबोच सकते हैं उसको, क्योंकि आपने कहा था लीगल प्रोसेस में आगे चेक दे दिया, लेकिन फिर भी एडवांस अगर उसको नहीं देना है या उसके पास नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा आपका, तो भी गया आपका टाइम, है ना। फिर आप लीगल प्रोसीड करो, फिर जो भी जब होगा तब होगा, उसका रिजल्ट आएगा, एडवांस तो नहीं मिला ना। और डूबते हुए बैंक का है तो मतलब बैंक के पास भी नहीं, मान लो जो भी पैसा डूबता हुआ बैंक का क्या है कि अगर आपने बाय द वे आपका बैलेंस है, बैंक ही डूब रहा है तो वो बैन कर देता, फिर 1 रुपए किसी का निकालने नहीं देता है अगर वो बैंकरप्ट हो गया है, फिर आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने जमा कराया है, वो खर्च करके खा गया बैंक, शो कर रहा है आपके अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है कि इतना है, बट आप निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा खा गया बैंक, वो है नहीं उसके पास, वो खुद ही कह रहा मेरे पास है नहीं, मैं खा गया आपका पैसा, मैं नहीं दूंगा, है ना। तो तब भी आपका बैलेंस उसके काम में नहीं आएगा, जो तो दोनों का मतलब एक ही। इसका यहां पर जो सेंस है, भाव है कि क्रिप्स प्रस्ताव में जो कुछ भी आप प्रॉमिस कर रहे हो कि चलो संविधान निर्मात्री सभा की बात हो या फिर डोमिनियन स्टेट की ही बात हो, ये सब आफ्टर वार आपका वादा है। अब इस पर भरोसा कौन करे, ये जो आप प्रॉमिस करो, अब एक क्रिप्स प्रस्ताव जस्ट लाइक ए चेक आफ्टर वार की डेट का, अब उस समय आपके पास देने के लिए पावर है भी कि नहीं है, या आप ना देना चाहो, आप मना कर दो, क्योंकि ऐसा आप कर भी चुके हो, कहां कर चुके हैं, तुर्की के साथ सेवर्स की संधि, खलीफा वाला मामला आपने देखा ना, युद्ध प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसने कहा भाई आप मेरा साथ दो, युद्ध के बाद आपकी सारी स्थिति बनी रहेगी, जो होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुई सेवर्स की, उसमें कहा कुछ नहीं, खलीफा के सारे राइट एंड क्लेम्स खत्म, जो करना हो कर लो। अब वर्ल्ड वार में तो जीत चुका है ब्रिटेन, अब तुर्की क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ये तो क्या हो गया, ये तो फिर मुकर गया ना अपने वादे से। तो वही इन्होंने कहा कि ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये जस्ट लाइक पोस्ट डेटेड चेक, भरोसा नहीं है। फिर मैं लीगल प्रोसेस में आपने ये लिखित रूप से दिया है तो लीगल एक्शन तो मैं ले सकता हूं, लेकिन उस लीगल एक्शन का कब मुझको रिजल्ट मिले, क्या हो, भविष्य की बात, इतना फिर पचड़े में कौन फंसे। चेक पर भी ज्यादा लोग इसीलिए विश्वास नहीं करते कि यार फिर नहीं, रहने दो यार, देना हो एकदम ये तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर कौन जाएगा बैंक, कचहरी जाओ, कोर्ट जाओ, केस करो, हेन करो, तेन करो, कब क्या हो, फिर बड़ा लंबा प्रोसीड है, उससे ज्यादा मुझको जितना लेना उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, टाइम जाएगा, ऊपर से मानसिक तनाव ऊपर से मिलेगा, है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूं जस्ट लाइक द स्टेटमेंट, इनके कहने का ही आप समझ गए ना। तो अब अगर इस पर क्वेश्चन उठे क्रिप्स प्रस्ताव पर भारत के लिए कि यह एक छलावा था, क्रिप्स प्रस्ताव भारतीयों को युद्ध में शामिल करने का एक रंगीन धोखा था, ऐसा लोग कहते हैं ना हिंदुस्तानी भाषा में, ये रंगीन धोखा है, कलर्ड चीट। तो मुख्य परीक्षा में ऐसे पूछ लेते हैं, वो शब्दावली ऐसे ही यूज करेंगे जैसे बहुत कठिन चीज लेके आप पता नहीं कहां से लाएं, मतलब आप की हार्टबीट बढ़ जाएगी, यार ये एक रंगीन धोखा था, अब आप परेशान हो गए यार ये कहां से कैसे सॉल्व करें ऐसी वर्डिंग यूज होगा उसमें, बट है कुछ नहीं, है यही जो मैं बोल रहा हूं मामला। तो यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना वो यही है, वो बिल्कुल ऐसे ही भौकाल बनाता है, पोजीशन बनाता है जैसे कि सामने वाला डर जाए, बट उसमें बहुत वो होता नहीं है, बस उसकी बात आप समझ लो कि वो कहना क्या चाहता है, बस दैट्स इट। यही कठिन है कि वो कहना क्या चाहता है, आप समझ लो वो पूछ क्या रहा है, वही उसका आंसर है। क्लियर। अब आ जाइए वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942,
वर्धा प्रपोजल 14 जुलाई 1942। व्हाट इज दिस, क्या है ये? कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में बुलाई गई, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया एंड पास्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, पास्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, तो वर्धा प्रपोजल में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अब हेडिंग डालिए अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें आप हेडिंग डालिए क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे पहले। क्विट इंडिया मूवमेंट 5 अगस्त है, 8 अगस्त 1942 से 44 तक, 8 अगस्त 1942 से 44 तक। इसको संकल्प, ये अगस्त संकल्प और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज नोन एज अगस्त डिटर्मिनेशन, संकल्प को डिटर्मिनेशन, अगस्त डिटर्मिनेशन या अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी डू और गिव द स्लोगन डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत लगभग कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मोस्टली ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस, मोस्टली लीडर्स of the Congress was arrested, were arrested under the Operation Zero Hour. After the arresting of major leaders, प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद जयप्रकाश नारायण handled the movement from Central Jail Meeting Hall of Hazaribagh, from Central Jail Meeting Hall of Hazaribagh, हजारीबाग कहाँ है? हजारीबाग कहाँ है? नहीं, रांची तो खुद अपने आप में है कहीं, झारखंड, हजारीबाग झारखंड में है। तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल सभागार से ये हैंडल किए, बीइंग अंडरग्राउंड, भूमिगत होकर, बीइंग अंडरग्राउंड, भूमिगत होकर। भूमिगत का मतलब ये नहीं गड्ढा बना के नीचे चले गए, छुप के, ठीक है, ओके। The other members as राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, the other leaders as राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अन्य नेताओं में, अन्य सदस्यों में बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली, अशरफ नहीं लिखना है, आसफ अली, अच्युत पटवर्धन,
अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता, ठीक है। आल्सो वे आर आल्सो परफॉर्मिंग द मूवमेंट बीइंग अंडरग्राउंड, ठीक है, छिपकर। तो कुल मिला के जो मेन लीडर्स जब गिरफ्तार हो गए तो ये लोग आ गए अपना छुप के काम करने लगे, ठीक है। इन लोगों ने तुरंत हैंडल कर लिया। अब जैसे कि उषा मेहता एंड बाबू भाई, उषा मेहता एंड बाबू भाई was making run the radio, making run या टेली ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्ट, was broadcasting, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऐसा लिखे, was रेडियो ब्रॉडकास्टिंग from Bombay and Madras, फ्रॉम बम्बई एंड मद्रास, बम्बई और मद्रास से उषा मेहता और बाबू भाई गुप्त रेडियो प्रसारण का काम, मतलब प्रसारण चला रहे थे। गुप्त रेडियो प्रसारण है मतलब हाइट लिख लो, छिपा हुआ, ठीक है, हाइट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर बोलते थे। वाइल द राम मनोहर लोहिया while the Ram Manohar Lohia spoke regularly on the radio, ठीक है, spoke regularly on the radio। तीन स्थानों पर स्वतंत्र सरकारों का गठन हुआ। देयर ऑर्गेनाइज्ड द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एट 3 प्लेसेस। जैसे बलिया, बलिया और गाजीपुर, बलिया एंड गाजीपुर, यहां पर समानांतर सरकार है, समानांतर या पैरेलल, गवर्नमेंट है। किसके नेतृत्व में? इन द लीडरशिप ऑफ चित्तू पांडे। चित्तू पांडे। फिर है तामलुक, तामलुक यहां पर क्या है? बंगाल में है, जातीय सरकार है ये जातीय सरकार है बंगाल में। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ब्रैकेट में लिखिए मिदनापुर
डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ठीक, यहां पर कोई एक लीडर का नाम नहीं आया है, एक सामूहिक सरकार है, ये जातीय सरकार है। ठीक है, तो एक है सतारा, कहां है ये? सतारा सबसे दीर्घजीवी सरकार थी ये, दीर्घजीवी, लॉन्ग, द लॉन्गेस्ट लाइव गवर्नमेंट, लॉन्गेस्ट लाइव गवर्नमेंट। लीडर, यहां का जो लीडरशिप है वाई वी चौहान, वाई वी चौहान सबसे दीर्घजीवी, नहीं सबसे ज्यादा समय तक चली है, 1945 तक, 1945 तक। और यहाँ का जो लीडरशिप किया वाई वी चौहान। ये 3 सरकारें बनी हैं जिन्होंने कहा है कि हम अंग्रेजों से कोई लेना देना, हमारी स्वतंत्र सरकार है। इस प्रतीकात्मक नहीं है, एक्चुअल में वहां पर इन्होंने एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और पूरा अंग्रेजों के सारे रूल्स रेगुलेशन को हटा दिया। ठीक है, तो एक प्रकार का बड़ा डिस्टरबेंस तो है ही है ये। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस के विद्रोह की संज्ञा दी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोनाउंस्ड इट एज द रिवोल्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अगला कार्यक्रम है CR फार्मूला, 10 जुलाई 1944। नाइनटीन 44। राजगोपालाचारी कांग्रेस के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। सी राजगोपालाचारी, इसी को CR कहा जाता है। एक्चुअली इन्हीं को राजा जी भी इन्हीं को लोग कहते हैं, राजा जी उपनाम टाइप का है इनका। ठीक है, तो राजगोपालाचारी was the such leader of Congress who was the first leader of the Congress, such नहीं, first, who supported the demand of Pakistan। डिमांड ऑफ पाकिस्तान तो गलत हो जाएगा यार, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान क्या मांग रहा, पाकिस्तान है ये हो जाएगा है? फॉर डिवीजन एज पाकिस्तान। चलो लिख लिया, समझो रहो उसको, बस दिमाग में बना रहो, उतना गलत भी नहीं है, अर्थ तो वही निकलेगा, है ना। He presented a formula to गांधी जी, गांधी जी को इन्होंने प्रस्तुत किया था। विद गांधी जी, he presented a formula with गांधी जी, गांधी जी के साथ यानी स्वीकृति से इन्होंने एक फार्मूला प्रस्तुत किया। प्रेजेंटेड ए फार्मूला नेम्ड CR फार्मूला। क्या है? इट वॉज सेट टू मुस्लिम लीग। फर्स्ट इसका जो आर्टिकल है इस फार्मूले का,
वो है कि इट वॉज सेट टू मुस्लिम लीग, फर्स्टली ही वुड सपोर्ट टू मुस्लिम लीग, फर्स्टली ही वुड सपोर्ट टू कांग्रेस in its national, in its freedom struggle, to Congress in its freedom struggle। सबसे मुस्लिम लीग को कहा गया कि प्रथमता वह कांग्रेस के स्वतंत्रता संघर्ष में उसका साथ दे, प्रथमता वह कांग्रेस के स्वतंत्रता संघर्ष में उसका साथ दे। ठीक, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव कराया जाएगा। आफ्टर द इंडिपेंडेंस it would be organized the election, it would be organized the election in, कहा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, इन मुस्लिम रीजन्स, मुस्लिम मेजॉरिटी, रीजन्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, ऐसा लिखे, इन रीजन्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। तो फर्स्टली क्या करे, वो कांग्रेस का उसकी लड़ाई में सहयोग करे, फिर चुनाव कराया जाएगा कहां पर, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर चुनाव कराया जाएगा, जहां मुस्लिम ज्यादा हैं। और अलग होने की स्थिति में उन्हें भारतीय राज्य के अंतर्गत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। ये मुसलमानों से कहा गया सीआर फार्मूले में। पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात नहीं की गई, लेकिन डोमिनियन स्टेट की बात की गई, पाकिस्तान बना देगी लेकिन भारत सरकार के अधीन डोमिनियन, स्वतंत्र, स्वायत्तशासी मामला ये है। गांधी जी इसी समय जिन्ना से मिले और उन्हें कायदे आजम कहकर पुकारा। गांधी जी met to Jinnah at this time, met to Jinnah at this time and called him कायदे आजम। कायदे आजम समझ रहे ना? नहीं समझना भी नहीं है, जाने ही दो। कायदे आजम, क्या है कायदे आजम? मतलब बहुत महान व्यक्तित्व, जिसका अर्थ होता है महान व्यक्ति। कायदे आजम का अर्थ होता है हिंदी में महान व्यक्ति। कायदे आजम, कायदे आजम का मतलब है महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति, महान पुरुष, और भी जो आप जोड़ सको महान के साथ इंडिविजुअली। तो कायदे आजम कह के पुकारा, लेकिन जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। बट जिन्ना रिजेक्टेड द प्लान, द फार्मूला। तो इधर जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया, उधर वेबल योजना आ रही है, वेबल प्लान। वेबल प्लान यह है 14 जून 1945, 14 जून 1945। लिथगो के बाद वेबल वायसराय बनाए गए। वेबल वॉज अपॉइंटेड एज वायसराय
आफ्टर लिनलिथगो वेबल वॉज अपॉइंटेड एज वायसराय आफ्टर लिनलिथगो। लिनलिथगो के बाद बेबल क्या किए गए, वायसराय बनाए गए। एंड ही प्रेजेंटेड द बेबल प्लान, और उन्होंने बेबल प्लान प्रस्तुत किया। क्या था भाई बेबल प्लान? ये सब वही है कि भारत को ये कर देंगे, मतलब दे ही रहे हैं, भारत वाले इनकार कर रहे हैं। आप शुरू से 1858 के बाद आप देखोगे यहां पर ऑफरिंग कहां से हो रही है, ब्रिटेन की तरफ से। किसको? भारत को। और रिजेक्ट कौन कर रहा है? भारत। अभी 1858 से पहले की स्थिति देख लो, ऑफरिंग कहां से हो रही थी? भारत की तरफ से। किसको? अंग्रेजों को। और रिजेक्ट कौन कर दे रहा था? अंग्रेज। नहीं ये नहीं, इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना, वो बढ़ा रही थी। ये जस्ट उल्टा हो गया मामला। कारक फैक्टर क्या है इन दोनों की स्थिति में? इतना कन्वर्ज, मतलब चेंज का रीजन क्यों ऐसा हुआ? 1857 का विद्रोह और उसकी प्रकृति, इसने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो रिवोल्ट वास्तव में हानिकारक। अब देखो प्रश्न यहां पर देखिए, बढ़िया यूपीएससी का है। रिवोल्ट यानी क्रांतियां या विद्रोह वास्तव में होते तो हानिकारक ही हैं, लेकिन कभी कभी पूरा माहौल, पूरी स्थिति पक्ष में बदल सकते हैं, बदल देते हैं। ऐसा कुछ पक्ष में कर देते हैं उठा के। कभी कभी पूरी स्थिति को उठा के पक्ष में, फेवर में कर देते हैं। ठीक है, तो विद्रोह होते तो हानिकारक ही है, लेकिन कभी कभी इनका जो पॉजिटिव अप्रोच है वो यही है। माहौल बदल गया, अब वहां से ऑफर हो रहा है, ये लोग मना कर रहे हैं। मना करते करते उनका इतना ले लो, नहीं, फिर बढ़ा के दिए, फिर बढ़ा के दिए, और यहां कब तक पहुंच गए? 47 तक। देने देते देते पूरा भारत दे दो। अब इसको इन्होंने मना नहीं किया इत्तेफाक से, नहीं नहीं इतना नहीं, भारत नहीं, भारत के साथ हमको इंडोनेशिया भी दो, ये नहीं कहा। ठीक है, तो फिलहाल बेबल प्लान क्या है? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। 2 पद, एक तो वायसराय खुद का छोड़ दो, वायसराय एंड कमांडर इन चीफ, 2 पदों को छोड़कर। जैसे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीय होंगे, उसमें इतना खुश होने के लिए उसने मना कर दिया कि फिर इसमें क्या वायसराय भी भारतीय होंगे? तो फिर कार्यकारिणी खत्म हो गई, है ना। तो उसने कहा नहीं, वायसराय वाला छोड़ दो पद, और एक और छोड़ दो, वो कमांडर इन चीफ, मतलब मुख्य सेनापति। मुख्य सेनापति का पद ये भी नहीं दिया जा सकता, पावर उन्हीं के हाथ में। ये 2 पोस्ट छोड़ दो, बाकी सारे पोस्ट लेके जाओ, ये कर दिया लगभग। तो कुल मिलाकर के ये प्रावधान एक तो बेबल प्लान में ये था। ठीक है, दूसरी चीज, प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। देयर विल बी ट्रांसफर्ड द ऑल डिपार्टमेंट्स, देयर विल बी ट्रांसफर्ड द ऑल डिपार्टमेंट्स टू इंडियंस एक्सेप्ट डिफेंस। प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। इसके बाद और भी तमाम चीजें, एक मुद्दा और लिख लीजिए, युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। मुसलमानों को भी लालच दिया कि सवर्ण हिंदुओं के बराबर मुसलमान रहेंगे, फिर राष्ट्रीय सरकार का सम्मान किया जाएगा, बिना किसी ऑथेंटिक रीजन के गवर्नर जनरल या वायसराय वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। ये सब दुनियादारी है इसमें, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं ये है कि युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। द इंडियंस विल मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन will make their own constitution। हाँ ये भी ठीक है, the Indians to make their, to make कहाँ लेके चले? Indians will be allowed to make their own constitution। नहीं, will be allowed, Indians ने अलाउ नहीं किया, अलाउ उनको किया गया है। जो बोल रहे हैं उसको लिखो। ठीक है, द इंडियंस विल बी मेक
देयर कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ या ऑन आफ्टर द वार। और अगला जो आर्टिकल है, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे। जितने लोग अभी उधर क्विट इंडिया में जब्त किए गए थे, जमा कराए गए थे, सबको छोड़ा जाएगा। तो कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे। द लीडर्स ऑफ कांग्रेस विल बी रिलीज्ड। और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो बुलाया जाएगा तो बनाया गया। अब तुरंत इन्होंने अगले स्टेप पर शिमला सम्मेलन बुला लिया। शिमला सम्मेलन, शिमला समिट 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945। शिमला समिट में लिखिए 25 जून 1945 टू 14 जुलाई 1945। The 21 leaders were invited in the summit. ठीक है। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद was led the कांग्रेस, कांग्रेस का नेतृत्व किया। मतलब कांग्रेस की तरफ से कौन गया? अबुल कलाम आजाद के। was led the कांग्रेस विद नेहरू एंड पटेल, वो भी साथ साथ लगे रहे, पर लीडर उन्हीं को बनाया गया, अबुल कलाम आजाद को ही बनाया गया। गांधी जी शिमला में रहते हुए नहीं गए, वहीं टहल लेते अगल बगल डंडा लेके, लेकिन गए नहीं वो चढ़ाने के लिए। गांधी जी शिमला में रहते हुए भी शामिल नहीं हुए। गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग या समिट on spite of live in Shimla, on spite of live in Shimla। ठीक है। जिन्ना ने शर्त रखी कि जिन्ना पुट द कंडीशन दैट क्या द all Muslims whose will be the all Muslims whose will be appointed in working committee या वर्किंग काउंसिल। जैसे ऊपर कहा नहीं गया कि मुसल कार्यकारिणी में 2 पद छोड़ दिए, तो उसमें कहा कि कार्यकारिणी के काउंसिल में तो ऑल मुस्लिम्स हुज विल बी अपॉइंटेड इन वर्किंग कमेटी elected by, नहीं elected by, will be elected by him, उनके द्वारा चुने जाएंगे। उन्होंने कहा जितने मुस्लिम सदस्य कार्यकारिणी में जाएंगे तो ऑल मुस्लिम मेंबर्स, ठीक है, वो सब जिन्ना खुद चुनेंगे। ये नहीं कि कांग्रेस की पूरी मीटिंग बैठे हो सब लोग मिल करके चुने। कांग्रेस को मौका नहीं दिया मुसलमानों को चुनने का, ठीक है, तो कहा जिन्ना खुद चुनेंगे। बस कांग्रेस नाराज हो गई इसी बात पर। ये कौन सी बात है? अब बात हुई, अब वो चुनते तो अपने, ठीक है, अब ये चुनते तो अबुल कलाम आजाद चले जाते उसमें, ये भी मुस्लिम ही थे। खान अब्दुल गफ्फार खान चले जाते उसमें, ये भी, ये सब कांग्रेस के बड़े भक्त। और कांग्रेस के भक्त छोड़िए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस, हिंदुस्तान के बहुत बड़े भक्त थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिमायती थे ये। मतलब हर उस डिमांड
आर्टिकल्स जो भी होते थे, जो जो इस आधार पर पक्षपात करते थे, वेरिएशन करते थे, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम्स के नाम पर, उन सब का ये लोग विरोध करते थे, वो जिन्ना ही क्यों ना हो। तो इस आधार पर फिर कांग्रेस को ये मौका नहीं दिया। अब वो सर ऐसे मुस्लिम्स चुने जाएं जो मुसलमानों के हितों के मामले पर, चूंकि उसमें मेजोरिटी से एक्ट बनाए जाएंगे, तो मेजोरिटी में इनका भी बड़ा रोल हो जाएगा मुसलमानों को, तो सारे एक्ट वो लाएंगे जो मुसलमानों को सेपरेट कर सके और मजबूत कर सके। अब उसके लिए अगर सारे लोग मिलकर के अपना मेजोरिटी दें, अगर मुसलमान नहीं चाहेंगे तो बिल पास ही नहीं होगा। तो इस आधार पर तो पूरा एक प्रकार से मुस्लिम 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 कर देना चाह रहे थे, बट कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। बट कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ जिन्ना। इसी समय एक नौसेना विद्रोह हुआ, थोड़ा नाम लिख लीजिए कहां से क्या है, परिचय ले लीजिए। नौसेना विद्रोह, इसके बाद एक बड़ी घटना हुई है, नौसेना विद्रोह, नेवी रिवोल्ट। कब से कब तक हुई है? नेवी रिवोल्ट 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946, HMIS तलवार। कारण, रीजन, नस्लीय भेद जिसको कहते हैं रीजनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, HMIS तलवार। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा रीजन है खराब भोजन एवं अव्यवस्था, ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट एवं बैड फूड, ये इसका रीजन है। इन लोगों ने अपना विद्रोह कर दिया। विद्रोह जैसे होता वैसे क्या, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, सब पकड़े गए, मारे गए, तो लड़ाई हुई, यही सब खत्म, ठीक है। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946, 19 फरवरी 1946। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है उस समय? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पैथिक लॉरेंस। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पैथिक लॉरेंस। उद्देश्य, एम क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब आप एक चीज देख रहे हैं, 1940 की घटना है ये, जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की सीधे अनाउंसमेंट हो रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और ये डिमांड की कब गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड कब की गई थी? कांग्रेस की स्थापना के जस्ट बाद ही की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, प्रथम चरण में 1885 और 1905 के बीच में की गई थी, है ना। 5 के बीच में क्या, तो 87-88 में से विरोधी शुरू हो गया है। 87-88 से पहले 85-86 में की गई थी ये डिमांड। मिल अब रहा है, ये डिफरेंस को आप देखिए, चीजें मिल अब रही हैं, लेकिन उस समय मिलता। अब यहां पर जो समझने वाली बात है, उस समय अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रस्तुत हो जाता, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग है आपकी, ऐसे ही, तो किस नेचर में होता, किस कंटेंट के साथ होता, और यहां पर जो है वो उसमें क्या बदलाव आए हैं। तो उस समय जब आता तो उस समय की समस्याओं को ध्यान में रख करके, उस समय की समस्याएं क्या थी? इकोनॉमिक है ना, सिविल सेवा का उस डिमांड पूरा बताया गया ना, क्या क्या डिमांड के। आर्म्स रखने के लिए भारतीयों को एलिजिबल बना, लाइसेंस वाले में पत्रकारिता के लिए कुछ छूट दे देना, है ना, सिविल सेवा का भारतीयकरण करना, जॉब्स में भारतीयों को अवसर प्रदान करना, इनको भी अपॉर्चुनिटी लगभग बराबर दीजिए, राइट्स क्लेम्स के मामले में, अनाउंसेस के मामले में भारतीयों को समान अधिकार देना, ये सब आ गया। अब यहां क्या आ रहा है?
वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रूप में आता, एक प्रशासनिक सुधार आता, उस शासन के सुधार के नाम से भले जाना जाता, बट होता एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और यहां पर जो हमको मिल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो इनबिल्ड है उसमें, एक्चुअली ये शासन सत्ता के सुधार है, ये शासन सत्ता में बदलाव है, एक प्रकार का तो स्वतंत्रता का एक पैकेज दिया जा रहा है। तो 1946 एक कैबिनेट मिशन वाज जस्ट लाइक द पैकेज ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि वो एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ही रूप में देखा जा सकता था। ये डिफरेंस क्लियर हो कुछ? तो ये अपने आप में एक प्रश्न मान लो कि ये प्रश्न भी बाय द वे भविष्य में कभी, ठीक है, समझ आई बात नहीं आई? तो अब कंटेंट लिखिए। तो पैथिक लॉरेंस वो हैं और उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, और 3 सदस्य थे, मेंबर्स लिख नोट कर लीजिए इसमें, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव हैं, पैथिक लॉरेंस पहले मेंबर यही भारत सचिव हैं। दूसरे हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स STEFURD, स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन ऑफ ट्रेड बोर्ड, ठीक है। फिर है A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ALEXENDER, अलेक्जेंडर, ठीक है। A.V. अलेक्जेंडर ये कौन है? ये नौसेना प्रमुख है, हेड ऑफ नेवी, ये कमांडर इन चीफ ऑफ नेवी, कमांडर इन चीफ ऑफ नेवी लगा दो तो नेवी नौसेना प्रमुख हो गई। अब आइए रिपोर्ट। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, देयर विल बी ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया यूनियन, फर्स्ट है देयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया यूनियन इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडिया एंड डोमेस्टिकल स्टेट, देसी राज्य, डोमेस्टिक स्टेट्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडिया एंड डोमेस्टिक स्टेट्स, भारतीय में ब्रिटिश भारत और देसी राज्यों को मिला करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। दूसरा लिखिए, संघ में कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे जो शक्ति संपन्न है होंगे। कहने का मतलब ही इसका ये जिसके पास स्वतंत्र शक्तियां होंगी, राइट। तो ये हो गया, ओके। अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष मत प्रणाली ये लिखा, अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, देयर विल बी ऑर्गेनाइज द अंतरिम सरकार, अंतरिम को अंतरिम लिखिएगा, अंतरिम का भले अंग्रेजी में दीजिए इंटरिम सरकार, वो भी ता को टा कह दीजिए तो अंग्रेजी हो जाता है वो, अंतरिम गवर्नमेंट which will work before transfer of जो सत्ता हस्तांतरण से पहले कार्य करेगी, which will work before transfer of power, या सत्ता यानी कि रूल, ट्रांसफर ऑफ रूल, ठीक है। सत्ता हस्तांतरण से पहले कार्य करेगी क्या? अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। अब ये पूरा प्रपोजल है, कहने मतलब ये अंतरिम सरकार है लेकिन ये सत्ता हस्तांतरण भी होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी होगा, उससे पहले कार्य करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। अब कुछ ऐसी ऐसी बातें इसने कुछ करी है जो आपने लिखा,
ठीक है। बाकी बहुत सारे और कंटेंट है, उसको पढ़िएगा, अपना देख लीजिएगा, उसमें उतना वो है नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट जानकारी के लिए ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन। मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग फर्स्टली एक्सेप्टेड बट इन लेटर रिजेक्टेड। पहले मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, परंतु बाद में अस्वीकार कर दिया। कब? बट इन लेटर आफ्टर द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बट इन लेटर आफ्टर इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिजेक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली तो शुरुआत एक्सेप्ट किया था, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव हुआ असेंबली का और फिर रिजल्ट वगैरह जो आया उसमें क्या किसको कितना क्या मिला, तो इसकी हालत बहुत ठीक थी नहीं, इसने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा कैबिनेट मिशन, क्योंकि फिर इसके पोजीशन ठीक थी नहीं, सदस्य कम जीते, इसको बहुमत वगैरह कहीं ठीक ठाक मिला नहीं। तो इसका इन्वॉल्वमेंट अगर होता तो हस्तक्षेप करने की जो पावर इसकी होती फिर तो खत्म थी, फिर चलती कांग्रेस की ही। इसको लगा यार इसको मना कर देना ठीक है, तो अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। एंड डिसाइडेड टू परफॉर्म डायरेक्ट एक्शन डे कब? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त। अब ये आपने पढ़ा है 16 अगस्त वहां पर नहीं पढ़ा? नहीं, अच्छा सीधी कार्रवाई वो दूसरा है, वो मुक्ति दिवस था, हम सोच रहे हैं वो पढ़ा है। सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का निश्चय किया। एंड डिसाइडेड टू परफॉर्म डायरेक्ट एक्शन डे क्या? ऑन 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निश्चय। अब सीधी कार्रवाई दिवस का मतलब क्या है? सीधे दंगे भड़काओ, मतलब डायरेक्ट एक्शन, मारो पीटो खून खराबा ये वो शुरू हो गया। संविधान सभा के चुनाव करा लो, देखो इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करा लो, क्या करना है, सीटो थोड़ा सा। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रोसेस क्या है ऐसे लिखो, डैश डैश करके लिख लो, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उसी में। प्रोसेस डायरेक्ट इलेक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ सीट्स 1 on 10 लाख पॉपुलेशन, डिक्लेरेशन ऑन सीट्स, डिक्लेरेशन ऑफ सीट्स कैसे था? 10 लाख पर एक सीट निर्धारित की गई थी, डैश करके लिखिए। 1 सीट ऑन 10 lakhs, 1 सीट ऑन 10 lakhs पॉपुलेशन, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, ऐसे होना था, इसको डिक्लेयर किया गया, ठीक है। द सीट्स गेन्ड बाई कांग्रेस, कितनी सीट कांग्रेस को मिला? 205, 205 सीट। द सीट्स गेन्ड बाई कांग्रेस 205। मुस्लिम लीग गेन्ड बाई मुस्लिम लीग डैश 73। क्या है भाई? मुस्लिम लीग 73 सीट पाई है, 73, और कांग्रेस 205। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was held, the first meeting of constituent assembly in Delhi 9 दिसंबर 1946 on 9 दिसंबर 1946 in न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो स्थान नई दिल्ली है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। अध्यक्ष कौन रहे हैं? पहले
फर्स्ट चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा, चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट मीटिंग डैश, नेक्स्ट मीटिंग डैश 11 दिसंबर 1946। टेम्परेरी अध्यक्ष चेयरमैन कौन था इस समय? टेम्परेरी चेयरमैन इस समय बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आ जाओ सीधी कार्रवाई पर, डायरेक्ट एक्शन। 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। गवर्नर जनरल वेबल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड वेबल इनवाइटेड टू जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, किस लिए? टू सेट अप the interim government, to set up the interim government on 12 अगस्त 1946, 12 अगस्त 1946 को चिट्ठी भेजी, पत्र भेजा, ये मामला है। एंड एट दिस डे and from and from the day of, and from the day of 16 अगस्त 1946 started the revolts, दंगे प्रारंभ हो गए, started the revolts from नोआखली बंगाल, from नोआखली बंगाल, and soonly it spread to बिहार संयुक्त प्रांत, कंबाइंड प्रोविंस, पंजाब, दिल्ली, मुंबई आदि। तो शीघ्र यहां तक फैल गए।